नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की ताजा वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज विस्तार से बताएंगे यूटीआई की पहचान करने वाले नए उपकरण के बारे में। विज्ञान जगत की खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया उपकरण, यूटीआई के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की करेगा पहचान। देश दुनिया में विज्ञान की ताजा तरीन गतिविधियां साइंस एक्सप्रेस में, और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गतिविधियों। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की पहचान के लिए एक नई डिवाइस विकसित की है। यह डिवाइस काफी कम समय में यूटीआई का कारण बनने वाले विशिष्ट बैक्टीरिया की पहचान करने में सक्षम है। कैसे, आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई भारत समेत दुनिया भर में पाई जाने वाली एक आम स्वास्थ्य समस्या है। ये महिलाओं में प्रचलित है और मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान विभिन्न जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यूटीआई का सबसे आम लक्षण पेशाब करते समय जलन या दर्द के साथ साथ बार बार पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, और अगर ये संक्रमण किडनी तक फैल जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। इसी समस्या का निदान निकालते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने डॉक्टर पार्थो सारथी की अगुवाई में एक तेज, सटीक और विश्वसनीय 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप उपकरण विकसित किया है, जो विशेष रूप से उस बैक्टीरिया की पहचान करता है जो यूटीआई का कारण बनता है। Basically, UTI can be caused many different kinds of bacteria like K. pneumonia, E. coli, S. aureus, E. faecalis. So, to identify this what bacteria is causing that UTI for one particular patient, it is very important, because until and unless this bacteria is identified, doctor cannot give this antibiotic which is specific to that bacteria. So for identification of this bacteria with usual method that in practice in hospitals, it takes few days, okay, and by that time this patient has to suffer and it can spread. So we came up with a very nice solution which can give this identify this bacteria within very few minutes. विशिष्ट बैक्टीरिया का निदान और पता लगाने का एक पारंपरिक तरीका यूरिन कल्चर है, जिसमें कम से कम 2 दिन लगते हैं। पता लगाने में ये देरी एक समस्या पैदा करती है, क्योंकि यूटीआई के कारण का पता चलने तक रोगी को परेशानी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में स्थिति घातक भी हो सकती है। विकसित किए गए इस उपकरण की खास बात यह है कि ये 5 मिनट में ही यूटीआई की पहचान कर लेता है। आइए और ज़्यादा प्रोफेसर पार्थो से समझते हैं कि ये डिवाइस काम कैसे करता है। So what we have done, we have engineered an aptamer. So these engineered aptamers, they fold specifically and when a target bacteria comes in nearby, they attach to that bacteria. So it is like a 3D puzzle, and this engineered aptamer is attached to this gold nanoparticle, and this when in presence of that specific bacteria, this gold nanoparticle also attached to that bacteria through this aptamer. Now all this gold nanoparticle agglomerated on the surface of this bacteria, that give us a specific signal, unique signal in this UV visible spectroscopy. That is that we characterize that intensity of that UV visible signal, and we identify that whether this bacteria is present or not. इस डिवाइस के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 608 रुपए है, जबकि एक नमूने के परीक्षण पर केवल 8 रुपए की लागत आएगी। इस पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप के बारे में ACS अप्लाइड बायोमटेरियल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। किफ़ायती और कुशल होने के साथ साथ ये उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां यूटीआई की सुविधाओं के अभाव में सही समय पर पहचान नहीं हो पाती है। और अब खबर इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 से। 5 अगस्त को चंद्रयान 3
धरती की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। जैसे यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, उसने चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी है, जिन्हें इसरो द्वारा जारी किया गया है। अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ घूमते हुए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। Chandrayaan 3 is going very well. Yesterday night we had a orbit reduction in the moon's orbit from something like 18,000 kilometers to around 4,600 kilometers, and 165 or so. It's the lowest closest point. So subsequently it will again come down. 9th also there will be some maneuvers again on 17th. So until it lands on 23rd, there will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध में उन्होंने LK99 नाम के एक पदार्थ के निर्माण के बारे में बताया है और दावा किया है कि ये रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी का प्रदर्शन कर सकता है। इस खोज की विश्व भर में चर्चा हो रही है, लेकिन वैज्ञानिक इस खोज को सही साबित करने के लिए इसके दोबारा परीक्षण की मांग कर रहे हैं। सुपरकंडक्टर पदार्थों का ऐसा वर्ग होता है जो लगभग 0 विद्युत प्रतिशोध प्रदर्शित करता है और विद्युत आवेशों को उनके माध्यम से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए चुंबकीय क्षेत्रों को निष्कासित करता है। अगर ये खोज सही है तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हॉस्पिटल के एक ताज़ा अध्ययन में सामने आया है कि भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD बढ़कर 5.4% हो गई है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित शोध में पाया गया है कि 2006 में आखिरी निष्कर्षों के बाद IBD का प्रचलन पैटर्न पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। इस अध्ययन के लिए मार्च 2020 से मई 2022 तक 32,021 रोगियों की जांच की गई, जिनमें पुराना पेट दर्द, मलाशय से रक्तस्राव, पुरानी दस्त और अनपेक्षित वजन घटने और एनीमिया जैसे पुराने लक्षण पाए गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। अगस्त 1897 को जर्मनी के रसायनज्ञ फेलिक्स हॉफमैन ने एनाल्जेसिक एस्पिरिन का पहला संश्लेषण किया। एस्पिरिन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने वाली पहली दवाओं में से एक थी और अभी भी इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई का जन्म हुआ, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वे एक महान संस्थान निर्माता थे और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 1888 को जॉन लोगी बेयर्ड का जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध स्कॉटिश इंजीनियर और पहले टेलीविजन के आविष्कारक थे। उन्होंने 1926 में वर्किंग टेलीविजन का प्रदर्शन किया और 1928 में कलर टेलीविजन का भी प्रदर्शन किया। नेचर जर्नल के 13 अगस्त 1903 के अंक में स्कॉटिश रसायनज्ञ विलियम रैमसे और इंग्लिशमैन फ्रेडरिक सोडी ने बताया कि रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके से ही हीलियम गैस उत्पन्न होती है। उस समय उनके पास इस बात का स्पष्टीकरण नहीं था कि एक रासायनिक तत्व दूसरे से निकलते हुए कैसे प्रतीत होता है। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो भारत और मानव जाति के लिए अंतरिक्ष का लाभ उठाने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करता है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख घटक है। ये विभाग मुख्य रूप से इसरो की विभिन्न इकाइयों और केंद्रों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।
है।